नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके क्लास 10th का साइंस के सभी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं। तो वन बाय वन अपने चैप्टर जो चल रहे हैं, हमने केमिस्ट्री का पूरा पार्ट कर लिया है। हमारे जो फिजिक्स वाला पार्ट चल रहा है जिसमें हमने 10th चैप्टर कर लिया है। आज अपन बात करेंगे 12th चैप्टर की। तो आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज आपके साथ कदम से कदम मिलाकर, ताकि आप अपने कदमों को इस तरह से ले जाएं कि आप अपनी ऊंचाइयों को छू पाएं। हर वो पॉसिबल जो आपके लिए कर सकते हैं, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज आपके साथ है। तो थोड़ा सा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी बच्चों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा चैनल। बस आपसे एक ही विनती है कि आप इसको शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, या जिसके भी साथ जो क्लास 10th में है या जो भी क्लास में है उसके साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस जो फायदा मिल रहा है, उस जो हेल्प मिल रही है, उसका फायदा उठा पाए। तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 विद्युत धारा। बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, लेकिन अपन इस तरह से करेंगे ताकि आपको ये सारी की सारी दिक्कतें एक साइड में हो जाए और चैप्टर को आप अच्छे से समझ पाएं, और यहां तक कि आप आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो हम बात करते हैं विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा को शुरू करने से पहले हम कुछ चीजें समझते हैं, जैसे कि आवेश। आवेश क्या होता है? जैसे हम हाथ को थोड़ा सा रगड़ते हैं, हाथ गर्म हो जाते हैं, तो इसमें क्या होता है? आवेशन की स्थिति हो जाती है, यानी आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा क्या है? हम कंघी को थोड़ा दूर सर में रगड़ने के बाद में उसको रेत के कणों के पास या छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो वो उसके चिपक जाते हैं। तो ये क्या स्थिति है, ऐसा क्या है? तो देखिएगा, हम बात करते हैं, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से आवेश की उत्पत्ति होती है। जब वो दो वस्तुओं को हाथ को रगड़े या कंघी को सर में रगड़े, तो उसमें क्या हो जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश के उत्पन्न होने के देखो क्या क्या स्थितियां हैं, किस तरह से आवेश उत्पन्न होता है, क्या क्या कारण है वो देखते हैं। तो आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है? तीन तरीकों से। घर्षण से यानी घसने से, चालन से यानी किसी के अंदर चालन करे विद्युत धारा का या उसके, और तीसरा है प्रेरण से। प्रेरण से मतलब क्या होता है? एक को दूसरा प्रेरित करे तो उससे भी उसके अंदर क्या हो सकती है? आवेश की उत्पत्ति हो सकती है। तो तीन स्थितियां हैं आवेश की उत्पत्ति की। लेकिन हालांकि आपके एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ये जो बेसिक चीजें हैं। इसके बाद में आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार होते हैं। आवेश, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दो तरह के आवेश होते हैं हमारे। इसके बाद में हम इसकी बात करें तो आवेश की, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? यहां से अपना चैप्टर स्टार्ट होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम, जिसको हम सी से लिखते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, जिसको हम लिखते हैं सी से। चलिए, इसके आगे हम बात करें थोड़ा सा, तो हमारा बात आती है एक इलेक्ट्रॉन में आवेश की संख्या। यानी आवेश क्या होता है? मेन जो आवेश होता है वो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम क्या कह देते हैं? आवेश कह देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारे क्या होते हैं? आवेश। जैसे प्लस आवेश और माइनस आवेश, तो माइनस आवेश है वो हमारे इलेक्ट्रॉन है, और प्लस आवेश है वो हमारे प्रोटॉन है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की। तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी संख्या को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अच्छे से दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें बात करनी है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक कूलाम, एक आवेश कितना है? एक कूलाम, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है, तो कुल एक कूलाम आवेश कितने पे होगा? तो हमने देख लिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n मान ली। कितनी मान ली? n। तो हमने ये कहा एक कूलाम आवेश n इंटू ई। ई का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, n मतलब उनकी संख्या। हमारे पास आवेश कितना है? एक। तो हम क्या करेंगे? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब हमें n का मान निकालना है। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 को इधर लाएंगे तो इधर आएगा भाग में, माइनस पावर है इसको ऊपर लाएंगे तो प्लस में। तो ये हमारा आ जाएगा यहां पर पावर नीचे, यानी घात माइनस में, ऊपर लाएंगे तो प्लस में। तो हमने क्या कर लिया? इस पावर में से 10 को अलग कर लिया, पीछे पावर कितनी रह जाएगी? 18। तो 10 यहां पर अलग कर लिया, 10 में 1.6 का भाग दिया, तो हमारे पास लगभग 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आवेश कितना होता है? इन्हें इतने इलेक्ट्रॉनों का आवेश मिलाएं तो हमारे पास एक कूलाम आवेश बन जाता है। इसके बाद में हम बात करें विद्युत धारा की। अब यहां से हमारा मेन जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है विद्युत धारा। हमने देखा आवेश क्या होता है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके बाद में हम बात करते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है, ऐसा मात्रक कूलाम होता है। अब आप बात करते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा क्या होता है? एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, या आवेशों की मात्रा को हम क्या कहते हैं? आवेश की मात्रा या परिमाण को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा।
या सिंपल सी बात करें तो आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। दर का मतलब होता है एक निश्चित समय में वहां से गुजरने वाले आवेशों की संख्या। किसी भी बिंदु पर हम यहां पर मान लो कोई तार है, इसके अंदर से क्या है? विद्युत धारा ऐसे बह रही है। तो यहां पर इस बिंदु पर हम नाप ले, यहां पर एक निश्चित समय में 1 सेकंड ले लो, 1 सेकंड में यहां से कितने इलेक्ट्रॉन या कितने आवेश यहां से प्रवाहित हुए, उसी की संख्या को हम क्या कहते हैं? दर कहते हैं। ठीक है, तो आवेशों के प्रवाह की दर को या आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। दर का मतलब होता है बटा समय, यानी विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय। आवेश बटा समय, आवेश बटा समय होता है विद्युत धारा का सूत्र। यानी विद्युत धारा को हम I से लिखते हैं, आवेश को Q से लिखते हैं और समय को T से लिखते हैं। तो I बराबर Q अपॉन T भी होता है। I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T। यहां पर हम बात करते हैं आवेश का मात्रक, अभी अभी हमने देखा था कूलाम होता है, समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है। समय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? सेकंड। और जो विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा यहां पर कूलाम प्रति सेकंड। ये कूलाम प्रति सेकंड या कूलाम प्रति सेकंड को हमारा एक और नाम होता है जिसको हम एसआई मात्रक के अंदर क्या यूज करते हैं? एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक हम क्या लिखते हैं? एम्पियर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एम्पियर। यहां पर हम समझे तो यहां पर हम बात करें विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, जिसको हम ए से लिखते हैं। क्या होता है? एम्पियर हो, उसको हम ए से लिखते हैं। इसके बाद में इसके छोटे जो मात्रक हैं विद्युत धारा के छोटे मात्रक, 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर होता है 10 की घात -3 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर का 1000वां भाग। जैसे हम बात करते हैं ना 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे ही 1 एम्पियर में क्या कहते हैं? 10 की पावर माइनस 1 मिली एम्पियर में 10 की घात -3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर में 10 की घात -6 एम्पियर होते हैं। यानी 1/10 की घात 6 का मतलब होता है 1 के आगे कितने जीरो लगा दो? 6 जीरो। तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो एम्पियर। अब आगे बात करें, यहां पर एक एक नंबर की जो पर्सन बन रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। जैसा हमने कहा आवेश का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। यहां पर है विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है, कौन नापता है विद्युत धारा को? तो विद्युत धारा मापने वाला यंत्र एमीटर कहलाता है। क्या कहते हैं? एमीटर। एमीटर होता है विद्युत धारा नापने का कार्य करता है, जो यंत्र है, मशीन है जो विद्युत धारा को नापने की, वो क्या है? वो है एमीटर। तो यहां पे अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र एमीटर होता है। क्या होता है? एमीटर। और एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है? जैसे हमने एक चीज यहां पर जोड़ी, इसके आगे दूसरी चीज जोड़ दी, इसके आगे तीसरी चीज जोड़ दी, तो ये श्रेणी क्रम होता है। तो इसी तरह हम एमीटर को भी तार के बीच में हम जोड़ देते हैं, तो ये होता है श्रेणी क्रम। ये कौन सा क्रम होता है? श्रेणी क्रम। तो यहां पर दो बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एक तो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र एमीटर होता है, और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, या संयोजित किया जाता है, या जोड़ा जाता है। इसके बाद में बात करें आगे, तो किसी, अब एक छोटा सा उदाहरण है जो हमने अभी तक पढ़ा है सूत्र विद्युत धारा वाला, उसी पर ही। किसी विद्युत परिपथ में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। कितने मिनट तक? 10 मिनट तक। विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश की मात्रा की आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। आवेश कितना होगा वो ज्ञात करना है। तो अभी अभी हमने देखा था I बराबर समय दे रखा, इसमें विद्युत धारा दे रखी है 0.5, समय दे रखा है 10 मिनट, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो हमें मिनट को किस में चेंज करना पड़ेगा? पहले सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मिनट में पहले किसको में परिवर्तित करना पड़ेगा? सेकंड में। तो आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 10 मिनट में कितने हो जाएंगे? 600 सेकंड। कितने हो जाएंगे? 600। आवेश का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम सीधा सूत्र लगाते हैं। I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T। I का मान है 0.5, या हमें किसका मान निकालना है? Q का मान। तो T को इधर लाएंगे गुणा में, T इधर किस में है? भाग में, इधर आएगा तो गुणा में। तो Q बराबर क्या हो गया? I इंटू T। हमने यहाँ पर सूत्र बनाया, देखो I बराबर होता है Q अपॉन T। हमने देखा अभी I बराबर Q अपॉन T। अब इस T को इधर लाएंगे, ये भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? Q बराबर IT। क्या हो जाएगा? IT। ये इस तरह से लिखा हुआ है। अब यहां पर मान रख दो, I का मान भी हमें पता है 0.5 और T का मान है 600। या पॉइंट हटाए तो बट्टे में क्या जाएगा? 10। 1 0 से 1 0 कर जाएगा, क्या आ जाएगा? 60। 60 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300 कूलाम। तो हमने यहाँ पर प्रश्न था, किसी विद्युत बल्ब में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा बह रही है 10 मिनट तक, तो उसमें आवेश कितना होगा? 300 कूलाम। 300 कूलाम। तो इस तरह से आपको एक शॉर्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, छोटा, तो इसको आप अच्छे से किए। हालांकि आपको एक अलग से वीडियो दिया जाएगा जिसके अंदर इसके सारे न्यूमेरिकल हैं महत्वपूर्ण, वो भी कराए जाएंगे। इसके बाद में हम अगला बात करें, विभव एवं विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है, दोनों ही परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछी गई विद्युत विभव क्या होता है, क्या होता है विद्युत विभवांतर। तो इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं, विभवांतर का मतलब क्या होता है और विभव का मतलब क्या होता है। तो देखिएगा,
आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर अगर मान लो दो टंकियों में पानी बराबर लेवल का है तो पानी क्या इधर से इधर या इधर से इधर जाएगा? नहीं जाएगा। अगर पानी का लेवल बराबर है तो पानी किधर भी नहीं जाएगा, लेकिन एक टंकी फुल है और दूसरी खाली है तो आपको पता है पानी इस दिशा में जाएगा। पानी क्या जाएगा? इससे इस दिशा में जाएगा। तो यही होता है, विद्युत धारा में विभव का अंतर होना जरूरी है। अगर विभव का अंतर नहीं होगा, दोनों विभव बराबर हैं, तो फिर विद्युत धारा किधर ही भी नहीं बहेगी। तो हमें एक में क्या करना पड़ेगा? विभव का अंतर करना पड़ेगा। उसको हम कहते हैं विभवांतर। उसको हम क्या कहते हैं? विभवांतर। अब देखो, हम जब बैटरी वगैरह चार्ज लगाते हैं मोबाइल की, तो विभव में अंतर उत्पन्न किया जाता है। फिर धीरे धीरे वो वापस क्या होते हैं? आवेश बहते रहते हैं, बहते रहते हैं, और फिर वापस आवेश बराबर हो जाते हैं, तब हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है। फिर से वापस आवेश को बैटरी चार्ज लगाते हैं, तो आवेश को एक तरफ लेकर सारा इकट्ठा कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे विभव की। विभव क्या होता है? ये जो पानी हम बात करते हैं, यहां पर विभव की बात करें तो ये जो पानी इसके अंदर आया, कहीं से तो लाया गया होगा, कहीं से पानी लेके आए थे यहां पर, तो पानी जो यहां से वहां तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक बनी है, तो हमने कुछ कार्य किया। ये कार्य ही क्या होता है? विभव होता है। ये कार्य क्या होता है? विभव को, यानी एकांक आवेश को, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। ये मान लो इतना हमारा विद्युत क्षेत्र है, और यहां से हम एक आवेश को, एकांक आवेश को उठाकर और यहां इसके अंदर लेके आए किसी भी बिंदु पर, तो यहां से यहां लाने में हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ कार्य करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, हमारी ऊर्जा खर्च होगी उसके अंदर, और वो कार्य ही क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। वो कार्य ही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो एकांक धनावेश को, किसको? एकांक धनावेश को कहां से? अनंत से उठाकर कहां ला रहे हैं? विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, उसका क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। अब हम समझते हैं इसकी परिभाषा एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। विद्युत विभव क्या है? किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। और विद्युत विभव बराबर होता है किया गया कार्य बटे आवेश। क्या होता है? विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। कितना कार्य किया और कितना आवेश आप उठाकर लेकर आए, ये क्या होता है? विद्युत विभव होता है। और विभवांतर की बात करें तो किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होता है। यानी इसी बिंदु को हम यहां से उठा के अनंत से यहां पर लाए थे इस बिंदु को, और इसी बिंदु को यहां से लेके और यहां तक, ये पूरा विद्युत क्षेत्र है। एक स्थान से दूसरे विद्युत क्षेत्र के अंदर ही जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो इसके लिए जितना कार्य करना पड़ता है वो होता है विभवांतर के बराबर। दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर। विभवांतर बराबर भी क्या होता है? किया गया कार्य बटे समय, किया गया कार्य बटे आवेश, किया गया कार्य बटे आवेश। ठीक है, दोनों का सूत्र सेम ही होता है, क्योंकि वो अनंत से उठाकर लाते हैं और इसमें विद्युत क्षेत्र से एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो कार्य दोनों में ही करना पड़ता है। और लेके क्या जा रहे हैं? आवेश। तो किया गया कार्य बटे आवेश किसके बराबर होता है? किया गया कार्य बटे आवेश होता है हमारा किसके बराबर? विभवांतर के बराबर। तो V बराबर W बटे Q। W मतलब होता है कार्य और Q मतलब होता है आवेश। अब से फिर से बात करें यहां पर, W कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम। तो V बराबर क्या होगा? जूल प्रति कूलाम भी कह सकते हैं। V बराबर जूल प्रति कूलाम भी कह सकते हैं। क्या है हमारा? V बराबर यानी विभवांतर बराबर जूल प्रति कूलाम, या फिर इसको हम वोल्ट भी बोलते हैं। तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसा ही मात्रक जो हमारा होता है वो होता है वोल्ट। विभवांतर को किसमें नापते हैं? वोल्ट। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? एम्पियर। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है? वोल्ट। क्या है? वोल्ट। एक हम आगे वाट भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें याद रखना है वोल्ट। क्या है? वोल्ट। अब वोल्ट आपसे पूछ लिया जाता है, एक वोल्ट की परिभाषा बताओ। तो एक वोल्ट की या एक एम्पियर की परिभाषा पूछे तो उसका सूत्र लिखो। V बराबर क्या होता है? W बटे Q। W बटे Q। अगर दोनों का मान एक एक कर दे तो V बराबर कितना आ जाएगा? दोनों का मान एक एक कर दे तो V बराबर 1 आ जाएगा। यानी किसी आवेश में या किसी भी परिपथ में एक जो किया गया कार्य है वो एक क्या है? 1 जूल, और जो आवेश है वो भी क्या है? 1 आवेश। आवेश का मान कितना है? 1 कूलाम, और किया गया जो कार्य है वो 1 जूल है, तब उसका जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। विभवांतर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। यानी ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसका V बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सिंपल सा। यहां पे इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। आइए हम दो फिर से इंपॉर्टेंट बातें, विभवांतर को मापने वाला यंत्र क्या है? एमीटर।
एमीटर किसको नापता है? विद्युत धारा को, या फिर कहते हैं विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र एमीटर होता है। और विभवांतर को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पे आपको इनमें से प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो मैं बता रहा हूं कि ये शॉर्ट टाइप में आपके छोटे प्रश्न में ऐसा आपको जरूर मिलेगा। तो विभवांतर को मापने वाला यंत्र होता है वोल्ट मीटर और विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र होता है एमीटर। इसके बाद वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में लगाया जाता है, जबकि हमने पढ़ा था जो एमीटर होता है वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। समांतर क्रम कैसे होता है? जैसे एक लाइन ये जोड़ रखी है, दूसरा लाइन हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ये हो गया, तीसरा लाइन हमने यहाँ जोड़ दिया, तो ये कौन सा है? ये समांतर क्रम है। जबकि श्रेणी क्रम क्या था? एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये हमारा श्रेणी क्रम होता है। तो एमीटर को तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जबकि वोल्ट मीटर को हम किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। चलिए हम आगे बात करें, यहां पर एक इसके ऊपर छोटा सा सवाल करते हैं, उदाहरण करते हैं कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ये हमारा 2 कूलाम आवेश, ये हमारा आवेश हो गया और ये क्या हो गया? 12 वोल्ट विभवांतर हो गया। तो हमने अभी अभी सूत्र पढ़ा था, V बराबर क्या होता है? W/Q। तो हमें किसका मान निकालना है? किया गया कार्य निकालना है। तो कार्य का मान निकालें, W इधर रखो, Q को इधर लाओ, तो गुणा में, तो V × Q हो जाएगा। तो W बराबर V का मान कितना है? 12 वोल्ट का बल्ब है, 12 वोल्ट है, तो V बराबर 12 और Q बराबर 2 है। 12 को 2 से गुणा करो, 24। शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। क्या है? पूछा जा सकता है। या फिर आप सुविधा इस सूत्र में मान रखना चाहो तो V की जगह 12 रख दो, W की जगह ये W रखना है क्योंकि कार्य ज्ञात करना है। Q की जगह कितना? 2 इधर गुणा में जाएगा, 2 इधर भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में, और सीधा सीधा हमारा क्या आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद में हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो है हमारा विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ या विद्युत आरेख। क्या होता है विद्युत परिपथ? देखते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के बंद एवं क्या होता है? सतत। सतत मतलब सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं जोड़ा गया हो, सही तरीके से। और बंद, बंद मतलब बीच में कहीं भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए सर्किट। जैसे हमने यहाँ बैटरी है, बैटरी से एक बल्ब जोड़ रखा है, यहाँ धारा नियंत्रक लगा रखा है, यहाँ एमीटर धारा को मापने के लिए, यहाँ कुंजी यानी स्विच लगा रखा है। तो कहीं से भी बीच में सर्किट ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे हम घर में वायरिंग करते हैं तो कहीं वायरिंग बीच में कट गई तो कोई उपकरण चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मान लो हमारा जो पंखा है उसकी वायर कहीं बीच में से कट गई है तो पंखा चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो परिपथ था वो क्या हो चुका है? टूट चुका है, परिपथ खुल चुका है, खुला परिपथ है। तो हमारा क्या होना चाहिए? किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद, सतत मतलब सही तरीके से, और बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कुछ उपकरण लगा रखे हैं, जैसे ये बैटरी हो गया, बल्ब हो गया, धारा नियंत्रक हो गया, एमीटर हो गया और कुंजी हो गया। इनको सही तरीके से हमें जोड़ना है, सही तरीके से, और क्या होना चाहिए? बंद पथ के रूप में होना चाहिए। तब हम इसको क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। कुछ हम देख लेते हैं हमारे जो इसके अंदर काम आने वाले कुछ प्रतीक हैं विद्युत धारा के। इसके अंदर जो हमारे अवयव काम में आते हैं विद्युत परिपथ में, उसके क्या प्रतीक हैं, किसका नाम क्या है? इसमें से भी आपके 1 नंबर के प्रश्न बन सकता है, बहुत महत्वपूर्ण। जो कौन सा महत्वपूर्ण है वो देखते हैं। सबसे पहले विद्युत सेल को हम ऐसे दर्शाते हैं, एक लाइन बड़ी और एक छोटी। बड़ी वाली लाइन को प्लस और छोटी वाली लाइन को माइनस मानते हैं। ये हमारा केस का प्रतीक है सेल का। अब जैसा नहीं है कि हम विद्युत धारा के जैसे हम काम में लेते हैं वैसे उपकरण बनाते हैं। बैटरी का है तो बैटरी का डिजाइन बनाना नहीं है, हम ऐसा प्रतीक परिपथ में दिखा देते हैं, तो इसका मतलब वो क्या है? बैटरी है, सॉरी सेल है। अगर ज्यादा होती है तो वो बैटरी होती है, अगर ज्यादा इस तरह से जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? बैटरी बन जाती है। कुंजी या स्विच किसे कहते हैं? कुंजी हम इस तरह से भी दर्शाते हैं, ठीक है, और कई बार हम कुंजी को दूसरे तरीके से, इस तरीके से भी दर्शा देते हैं, इस तरीके से। तो इसको दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। तो यहां पर देखिए स्विच, ये खुला स्विच है, इसके बीच में डॉट नहीं है तो ये स्विच ऑफ है। खुले का मतलब ऑफ है, सर्किट खुला है। खुले का मतलब ये परिपथ खुला है, लेकिन स्विच बंद है। स्विच को ऑन करेंगे तो परिपथ क्या हो जाएगा? बंद परिपथ हो जाएगा। परिपथ क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। यहां बंद का मतलब स्विच बंद नहीं है, यहां परिपथ बंद का मतलब है परिपथ बंद है। अगर तार संधि है मतलब तार का जॉइंट है तो जॉइंट को हम इस तरह से दर्शाते हैं। अगर तार क्रॉसिंग है, बिना टच किए आपको ऊपर के ले जाना है तो आप इस तरह से यहां से दर्शा दोगे। अगर प्रतिरोध है, ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर प्रतिरोध कैसे दर्शाते हैं, हमारा काम आएगा आगे। प्रतिरोध को हम ऐसे दर्शाते हैं, इस तरीके से हम दर्शा देते हैं, ये हमारा प्रतिरोध है। ये क्या है? प्रतिरोध। इसके बाद में आता है बल्ब। बल्ब का चित्र हम इस तरह से बनाते हैं, बल्ब का प्रतीक हमारा ये है। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा?
प्रतिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक। प्रतिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है, इस तरह से प्रतिरोध का चिन्ह बनाकर उसके अंदर तीर का निशान ऐसे लगा दो, ये हमारा क्या हो गया, प्रतिवर्ती प्रतिरोध। धारा नियंत्रक क्या होता है, प्रतिरोध का बनाकर इस तरह से एरो बना दो। धारा नियंत्रक ये मतलब धारा को नियंत्रित करता है। प्रतिरोध का काम ही क्या है, धारा को नियंत्रित करना। अगला है एमीटर। एमीटर को ए लिखकर एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस लिख दो। वोल्टमीटर मतलब वी लिखकर एक तरफ प्लस माइनस। एमीटर क्या काम करता है, धारा को नापने का। वोल्टमीटर क्या काम करता है, विभवांतर को नापने का। तो ये हमें कुछ प्रतीक हमें ध्यान में रखने हैं। चलिए हम इसके बारे में बात करें इसके आगे, तो हमारा अब इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है ओम का नियम। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से इस चैप्टर का स्टार्ट होता है ओम का नियम। ये यहां से आपका बड़ा पर्सन भी बनना स्टार्ट। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अंदर आपका छोटा कोई अंकित पर्सन पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल, या फिर आपको छोटे पर्सन पूछे जा सकते हैं एक एक नंबर वाले। अब जो है ओम का नियम, यहां से बड़ा पर्सन स्टार्ट होता है। ओम का नियम क्या है, एक व्यक्ति था, वैज्ञानिक था ओम, जिसने क्या किया, कुछ नियम का प्रतिपादन किया, कुछ नियम बनाए जिसको हम ओम के नियम के नाम से जानते हैं। अब वो विद्युत धारा से संबंधित है, इसलिए हम विद्युत धारा वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। क्या देखो क्या इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, हमने अभी पढ़ा था चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर होना चाहिए तभी उसके अंदर विद्युत धारा बहेगी। तो किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये चिन्ह होता है बीच में समानुपाती का, यानी किसी चालक तार के अंदर विभवांतर और विद्युत धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जरा सा समानुपाती का मतलब बता दे सकते हैं। समानुपाती का मतलब होता है अगर वहां पर विभवांतर बढ़ा दोगे तो धारा अपने आप बढ़ जाएगी, अगर V का मान बढ़ाओगे तो I का मान भी बढ़ेगा, V का मान कम कर दोगे तो I का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। एक का मान बढ़ाने पर दूसरा अपने आप बढ़े, इसका मतलब समानुपाती। ठीक है, एक का मान बढ़ाने पर दूसरा कम हो जाए, उल्टा हो जाए तो व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये हमारा ओम का नियम है। इसके अंदर एक कंडीशन ध्यान रखनी है, कौन सी, परंतु चालक का ताप क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। चालक का ताप परिवर्तित नहीं होना चाहिए, समान रहना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, आप हमेशा आगे पढ़ोगे जब ये समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमें एक नियतांक लगाना पड़ता है, एक निश्चित संख्या की गुणा करनी पड़ती है, तब ये बराबर होता है। तो हम यहां पर नियतांक काम में लेते हैं आर। आर यहां पर है प्रतिरोध। क्या है, प्रतिरोध। आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है। अब प्रतिरोध क्या होता है उसको समझते हैं। ये जो आर दिया है प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा के बहने में बाधा उत्पन्न करता है। क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। विद्युत धारा में बाधा उत्पन्न करना है। विद्युत प्रतिरोध का क्या काम का है, विद्युत धारा में बाधा उत्पन्न करना। जैसे मान लो कहीं पानी बह रहा है और आपने उसमें मिट्टी डाल दी है बीच में, तो वो पानी क्या कर रहा है, वो मिट्टी क्या कर रही है, पानी के बहने में धारा, पानी की धारा में बाधा उत्पन्न कर रही है। वैसे ये ही बाधा उत्पन्न करने का काम करता है। यहां प्रतिरोध का मान निकालें इस सूत्र से, तो आर का मान निकालें तो आई क्या आ जाएगा इधर भाग में, तो आर बराबर क्या होता है, वी बटे आई। अब यहां पे बात एक और इंपॉर्टेंट शुरू हो जाती है एक नंबर की, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। किसका नियम है ये, ओम का। तो प्रतिरोध का मात्रक भी क्या है, ओम है। जिसने नियम दिया था उसी ने ही अपने नाम पर क्या रख दिया, इसका मात्रक रख दिया। यानी उसने तो नहीं रखा, लेकिन उसके मतलब इतनी बड़ी खोज के लिए बाद में उसके नाम पर, वैज्ञानिकों के नाम पर भी कुछ नाम वहां पर दे दिए जाते हैं। तो यहां पर जो प्रतिरोध है उसका मात्रक ओम के नाम पर दे दिया, और ओम का प्रतीक कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, यहां पर समझ में आ गया आपको। अब आगे बात करें इसके अंदर, तो हम यहां पर देखते हैं कैसे ये रुकावट उत्पन्न करता है। देखो प्रतिरोध क्या होता है, चालकों में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। चालकों में आवेशों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जो चालक है वो उसके आवेशों में बाधा उत्पन्न हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम प्रतिरोध। देखो किस तरीके से, यहां पर आप देख रहे हैं कुछ ये यहां पर ये जो डॉट दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, आवेश इधर से इधर जा रहे हैं। आवेश हमेशा क्या होते हैं, माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं। आवेश कहां से जाते हैं, माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं। तब धारा इसके विपरीत दिशा में बहती है। आवेश सारे यहाँ आके इकट्ठे हो गए तो बाद में धारा क्या जाएगी, इधर से प्लस से माइनस की तरफ जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये ब्लैक ब्लैक जो दिखाई दे रहे हैं वो आवेश है, इधर जा रहे हैं। लेकिन ये ब्लैक जो बड़े वाले हॉल है, यहाँ गोला दिखाई दे रहा है, ये वर्त दिखाई दे रहे हैं, ये इसके बीच में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये प्रतिरोध है जो इसके बहने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बाधा उत्पन्न। तो यही प्रतिरोध का काम करते हैं। प्रतिरोध जितना ज्यादा होता है धारा का मान उतना कम होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ हमने व्युत्क्रमानुपाती लिखा रखा है, आई बराबर व्युत्क्रमानुपाती 1/r। व्युत्क्रमानुपाती का कोई चिन्ह अलग नहीं होता है, अगर एक के बट्टे में लिख दिया इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। समानुपाती का मतलब हमने लिखा था आई, वी समानुपाती होता है आई, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, और व्युत्क्रमानुपाती होता है आई,
तो हम उसको अलग से चिन्ह नहीं लगाएंगे, चिन्ह तो यही रहेगा लेकिन बट्टे में लिख देंगे। जब बट्टे में लिख देंगे इसका मतलब है व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो यहां पर देखो प्रतिरोध विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती, यानी धारा का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा और प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो धारा घटेगी। एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक का मान बढ़ाओगे दूसरा घटेगा, दूसरे का बढ़ाओगे तो पहले वाला घट जाएगा। यह होता है व्युत्क्रमानुपाती। इसके बाद में प्रतिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है इसको समझते हैं। तो प्रतिवर्ती स्रोत की वोल्टता को बिना कोई परिवर्तित किए, स्रोत की वोल्टता में यानी बैटरी में कोई बिना परिवर्तित किए, अगर मान लो ये बैटरी 12 वोल्ट की है तो इसकी वोल्ट में कोई बिना परिवर्तित किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। अब ये 12 वोल्ट ही है और इससे हम 5 वोल्ट की कोई चीज चलाना चाहते हैं या 7 वोल्ट की चलाना चाहते हैं तो डायरेक्ट तो चलेगी नहीं, लेकिन हम इसमें प्रतिरोध का उपयोग करके क्या कर सकते हैं? उस धारा को नियंत्रित कर सकते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। इसके बाद में धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति जो प्रतिरोध को क्या कर दे? कम ज्यादा कर दे। वैसे तो प्रतिरोध का मान निश्चित होता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उसके जरूरत के हिसाब से प्रतिरोध को क्या कर सकते हैं? कम ज्यादा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कम ज्यादा कर सकते हैं। तो उस युक्ति को हम क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक कहते हैं। यानी किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति को धारा नियंत्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक कहते हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं, अच्छी तरह याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रतिरोध की निर्भरता, यानी ये प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहली बात चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई मतलब जिसके अंदर से विद्युत धारा बह रही है वो हम उसको चालक कहते हैं। जिसके अंदर से विद्युत धारा बहती है वो हमारा चालक है। ठीक है, जैसे हमारे घरों में जो वायरिंग की जाती है, जो तार है वो चालक है। ठीक है, अब उस चालक की लंबाई पर सबसे पहला चालक की लंबाई, जितनी ज्यादा लंबाई होती है प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होगा। यानी प्रतिरोध होता है लंबाई के समानुपाती। प्रतिरोध होता है लंबाई के समानुपाती। यानी हम यहां पर क्या कहेंगे? चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। जितनी आप चालक की लंबाई, तार जितनी लंबी होगी प्रतिरोध उसका बढ़ेगा, क्योंकि बीच में फालतू का विद्युत धारा क्या हो जाती है? खर्च हो जाती है। विद्युत धारा क्या हो जाती है? खर्च हो जाती है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं प्रतिरोध चालक के समानुपाती होता है, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। चालक की लंबाई बढ़ाने पर क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, या हम कह सकते हैं R समानुपाती L। L मतलब है चालक की लंबाई। एक समीकरण हमने इसको कह दिया, पहली कंडीशन। दूसरा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है जरा समझिएगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब होता है, आपने ये मार्कर देखा है, इसकी ये वाली जो गोलाई है ना, ये इसका अनुप्रस्थ काट है। ये तो इसकी लंबाई होगी, ये लंबाई है, ये इसकी गोलाई आपको देख रहे हैं, ये इसका अनुप्रस्थ काट है। तो इसके क्या होता है वो देखते हैं। तो देखो, इस मोटाई को जितना बढ़ा दोगे तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है या घटता है। तो ये क्या हुआ? एक को बढ़ा रहे हैं, दूसरा कम हो रहा है, तो मतलब अनुप्रस्थ काट का किसी चालक का प्रतिरोध क्या है? अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती। तो हम कह सकते हैं चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, अर्थात प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अलग से नहीं लिखना है। अब हम यहां पर लिखेंगे A R समान व्युत्क्रमानुपाती 1/, इसका मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। 1/, में लिखते हैं, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। तो चालक तार की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है। चालक तार की जैसे जैसे मोटाई बढ़ाते हैं वैसे प्रतिरोध कम होता है। मोटाई बढ़ाएंगे तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा और बढ़ने से प्रतिरोध कम होगा। तो मोटाई भी कह सकते हैं, मोटाई के भी क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। मोटाई मतलब एक ही अनुप्रस्थ काट। तो समीकरण 1 और 2 को हल करें। एक में हमने ये कहा था कि ये किसके समानुपाती है? L के समानुपाती, और A/, में A के व्युत्क्रमानुपाती। तो हमने दोनों को साथ लिया 1 और 2 से, तो RL/A। अब यहां पर भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगाना पड़ेगा, जिसको हम यहां कहते हैं रो। ये क्या लगाया हमने? रो। और ये क्या है? इसका नाम तो रो है, जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या
प्रतिरोधकता कहते हैं। वहां पर हमने आर काम में लिया था, आर को हमने प्रतिरोध कहा था, यहां पर हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अब ये प्रतिरोधकता क्या होती है इसको समझते हैं। प्रतिरोधकता क्या होती है इसको समझते हैं। तो प्रतिरोधकता का मान निकालें, रो को एक तरफ रखो, ए इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, एल को इधर लाएंगे तो भाग में, तो रो बराबर ये आ गया। अब इसका मात्रक क्या बनेगा, मात्रक हम सूत्र से भी बना सकते हैं, अगर सीधा याद नहीं है तो हम सूत्र से बना सकते हैं। आर का प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, तो ये हो गया ओम। ए का प्रतिरोध, ए क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का प्रतिरोध क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और बट्टे लंबाई का मात्रक मीटर। तो हम कह सकते हैं यहां पर इसको निकालें तो देखो मीटर से एक मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा, ओम इंटू एक बार मीटर रहेगा, तो ओम इंटू मीटर क्या होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक। प्रतिरोध अलग होता है, प्रतिरोधकता अलग होती है, ध्यान रखना, प्रतिरोध अलग होता है और प्रतिरोधकता अलग होती है, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर या ओम मीटर, ओम इंटू मीटर या ओम मीटर। अब यहां पर हम प्रतिरोधकता की बात करते हैं। प्रतिरोधकता क्या होती है, एकांक लंबाई तथा एक इकाई अनुप्रस्थ काट, एकांक लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्र वाले तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध। यानी हमने क्या किया है, एक ऐसा तार लिया है जिसकी लंबाई 1 मीटर है और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 मीटर है, जिसकी लंबाई भी 1 मीटर है और अनुप्रस्थ काट का भी 1 मीटर क्षेत्रफल है, तो उसका जितना प्रतिरोध है वही कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। यानी इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। इसका मात्रक हमने देख लिया, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। यहां पे हमने देखा था आर समानुपाती एल के था और आर समानुपाती 1/a के था, दोनों को हमने समीकरण से हमने निकाला था और मात्रक इसका हमने देख लिया था ओम इंटू मीटर। अब देखो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक की बात करें, विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक। तो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है वो है चांदी। कौन सा है, चांदी। चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। दूसरे नंबर पे आता है तांबा, दूसरे नंबर पे आता है तांबा या कॉपर। हम क्या करते हैं, यहां पर हमारे घरों में लगभग जगह तांबा यूज होता है, तो इसलिए हम इसका उत्तर क्या लिख देते हैं, तांबा, और बहुत सारे बच्चे लिखते भी हैं, तो ये क्या है, गलत है। अगर सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो वो चांदी होता है, महंगी होती है इसलिए हम क्या करते हैं, तांबे का उपयोग करते हैं। वास्तव में तो सबसे अच्छा चालक चांदी ही है। दूसरे नंबर पे तांबा आता है, तीसरे नंबर पे सोना आता है, चौथा नंबर पे एल्यूमिनियम आता है। ये आपको 4 क्रम बता रखे हैं प्रतिरोधकता के, मतलब कौन सा अच्छा चालक है उसके बारे। तो जो अच्छा चालक होता है इसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। तो चांदी, फिर तांबा, फिर सोना और फिर एल्यूमिनियम। यहाँ पे कुछ और भी बता रखे हैं किसका प्रतिरोधक कितना है। चांदी का देखें तो 1.6 × 10⁻⁸ इसका प्रतिरोध। इसी तरह तांबे का 1.62, उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। ज्यादा होने का मतलब वो अच्छा चालक कम हो, जितनी प्रतिरोध ज्यादा होगा उसका उतना ही चालकता कम होती है। यहाँ पर हम इसके देखें कांच की और इसकी तो लगभग 0 के बराबर, बहुत कम होता है, तो ये अचालक की तरह काम करते हैं। यहां पर हम एक उदाहरण देखते हैं और उसी के सवाल पे आधारित। यदि किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है और बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। अब यहां पर आपको दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है और V का मान भी दे रखा है, I का मान ज्ञात करना है। हमारे पास ओम का नियम है, V बराबर IR, सीधा सूत्र है। हमें किसका मान निकालना, I का, तो I बराबर V/R हो जाएगा। R को इधर लाएंगे, दोनों का मान रखो। V का मान कितना है 220 और R का मान कितना है 1200, भाग करेंगे तो 0.18 एम्पियर, 0.18 एम्पियर। सेकंड में कहा है यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, कितना है 100 ओम, और इसको भी 220 वोल्ट के स्रोत से जो धारा कितनी लेगा, ये 220 वोल्ट के जोड़ दिया है तो ये कितनी धारा लेगा। तो वही वापस वैसा का वैसा ही, I बराबर V/R। V का मान इस बार कितना है, V का मान तो 220 ही है, I का मान कितना है, सॉरी R का मान कितना है 1000 ओम। तो 220 में 100 ओम कितना है 100 ओम। तो 220 में 100 का भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.2 एम्पियर। इसमें हमारा कितना आ रहा है, इसमें प्रतिरोध ज्यादा है तो देखो धारा बहुत कम है, और वही उतना ही वोल्टेज है इसके अंदर, इतना ही विभवांतर है, लेकिन इसमें क्या है, प्रतिरोध कम है, तो इसकी धारा का मान अपने आप बढ़ गया। तो प्रतिरोध बढ़ने पर धारा का मान घटता है और प्रतिरोध कम होने पर धारा का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट एक और उदाहरण की बात करें तो यहां दिया गया है यदि कोई स्रोत 4 एम्पियर धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। 4 ओम उसको वो क्या लेता है, 4 एम्पियर धारा लेता है और उसका जो विभवांतर है वो है 60 ओम। विद्युत हीटर की कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले ये हमारी विद्युत धारा का मान है और ये हमारे विभवांतर का मान है, इससे हम क्या निकालेंगे, प्रतिरोध का मान निकाल लेंगे।
तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं और हल करते हैं। तो V बराबर आई आर, आर का मान निकालना है तो V बटे आई, आर का मान निकालना आई इधर आएगा तो भाग में दोनों का मान रखा तो हमारे पास प्रतिरोध आ गया कितना 15 ओम। हमने प्रतिरोध, अब वो कह रहा है अब हमने क्या कर दिया, विभवांतर को बढ़ा के 120 वोल्ट कर दिया, तब कितनी धारा लेगा। अब धारा का मान ज्ञात कर रहा है, अब धारा हमें क्या करनी पड़ेगी वो देखते हैं। तो V हो गया 120, R हो गया 15, तो I का मान निकालना था, I बराबर क्या होता है V बटे R, V का मान 120, R का मान ये है, तो कितनी धारा हो गया 8 एम्पियर, कितनी धारा लेगा 8 एम्पियर। तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको करके जरूर देखें। तो ये इसके बाद में वो वापस से दिखा रखा है यहाँ पे, ये 4 ओम लेगा और ये कितनी लेगा 8 ओम, ये कितनी लेगा 8 ओम। देखो कैसे, यहाँ पे हमारी 60 वोल्ट का विभवांतर था और वही आप 4 एम्पियर धारा दे रहे थे। यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध तो सेम ही है, धारा को दुगना कर दिया है, सॉरी विभवांतर को दुगना कर दिया, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, सॉरी धारा भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे प्रतिरोध की निर्भरता, जिसमें हमने 2 पढ़ लिए थे पॉइंट, कौन सा, एक चालक की लंबाई पर, एक अनुप्रस्थ काट। तीसरा है पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, कौन सा पदार्थ कितना है, जो हमने पीछे देख लिया था कि चांदी सबसे अच्छा चालक है, उसके बाद में आता है तांबा, उसके बाद सोना, उसके बाद एल्यूमिनियम। ठीक है, तो सबसे अच्छा चालक है वो है चांदी। इसी तरह ताप पर निर्भरता, यानी कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो विद्युत का चालन ही नहीं करते, जिसके अंदर से लेड। कुचालक की बात करें तो कौन सी धातु विद्युत का कुचालक है, लेड, और दूसरे नंबर पे आती है मरकरी। ऐसी धातु जहां नाम बताइए जो विद्युत की कुचालक होती है, तो लेड, कौन सी, लेड। और ऐसी धातु, 2 धातुओं के नाम, तब हमें लेड और मरकरी लिखना है, एक पूछे तो हमें लेड ही लिखना है, सीसा यानी लेड। सबसे अच्छा चालक चांदी, दूसरे नंबर पे तांबा, तीसरे पे सोना, चौथे पे एल्यूमिनियम। अब हमें क्या करते हैं, ये ताप पर भी निर्भर करता है, कौन, प्रतिरोध, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, धातु का जब ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हमारे 2 और इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होते हैं, जिसके अंदर हम प्रतिरोधों का क्रम देखते हैं। प्रतिरोध को कितने क्रम से, जैसे हम बात करें आम भाषा में, हमारे पास नोट जो होते हैं वो फिक्स मान होते हैं। जैसे आपके पास 1 रुपए का नोट है, 2 का है, 5 का है, 10 का है, ठीक है, उसके बाद 20 का है, 50 का है, 100 का है। तो लेकिन हम हर रुपए का सामान खरीद सकते हैं। जैसे 25 रुपए का चाहिए तो 25 का खरीद पाएंगे, लेकिन आपके पास 25 के नोट नहीं है, लेकिन आप 2 नोटों को ऐड करके वहां बना सकते हैं। ऐड करने का मतलब एक 5 का नोट आपने दे दिया और एक 20 का दे दिया, तो इस तरीके से आप वहां पर संयोजन कर सकते हैं। तो प्रतिरोध का भी इसी तरह से संयोजन कर सकते हैं, सभी मान के प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होते, तो हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। प्रतिरोध का संयोजन 2 तरह से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है पार्श्व क्रम या समांतर क्रम, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है, एक प्रतिरोध के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो ये श्रेणी क्रम है। और समांतर क्रम क्या होता है, एक, उसके बाद में 2, 3, ये तीनों समांतर रेखा जैसे होती है ना, उस तरह से जुड़े होते हैं, तो वो होता है समांतर या पार्श्व क्रम, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। इसके बाद में हम देखें, इसके बारे में पढ़े सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इसमें हम देखते हैं, तो हम देखो सिंपल इसकी परिभाषा पढ़े तो एक ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा हिस्सा, ये पहले प्रतिरोध का दूसरा हिस्सा, ये रहा दूसरा हिस्सा, पहला ये, दूसरा ये, दूसरे प्रतिरोध का पहला हिस्सा है। यानी ऐसा क्रम जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसे क्रम को हम क्या कहते हैं, ऐसे क्रम को हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। जो आप चित्र में देख रहे हो, हमने पहला प्रतिरोध, दूसरा और ये तीसरा लिया, इसका विभवांतर V1, इसका V2, इसका V3 ले लिया। धारा इसमें बहेगी, वो धारा एक ही बहेगी, वो है I। तो यहां पर हम देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा बहती है, वो है समान बहती है, प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा बहती है। यानी जितनी धारा इसमें जाएगी उतनी उसमें जाएगी और उतनी इसमें जाएगी। लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर अलग अलग होता है, इसका विभवांतर अलग होगा, इसका विभवांतर अलग होगा और इसका विभवांतर अलग अलग होगा। जब श्रेणी क्रम की बात करें तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, जितने भी प्रतिरोध है उसमें धारा तो बराबर बहती है, लेकिन विभवांतर सबका अलग अलग होता है। तो इसका हमारा छोटा सा डेरिवेशन है, वो हम समझते हैं कि श्रेणी क्रम को किस तरह से आपको एक्सप्लेन करने का कहे तो फिर ऐसे करते हैं। कुल विभवांतर कितना होगा, जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण के तीर समझ रखा है, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 में से कुछ विभवांतर इसने ले लिया, कुछ इसने ले लिया, कुछ इसने, तीनों ने 12 को बांट लिया है। अब हो सकता है किसी ने कम किसी ने ज्यादा लिया हो, लेकिन तीनों का योग कितना है, 12। तो हम यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि कुल विभवांतर V बराबर कितना होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम ओम का नियम हम जानते हैं, V बराबर क्या होता है, IR। ओम का नियम हमने पढ़ा है, V बराबर IR। तो इससे हम निकालें तो पहले प्रतिरोध में विभवांतर कितना है, सब प्रतिरोध का हमने कहा विभवांतर अलग अलग है, सब प्रतिरोध का विभवांतर अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, श्रेणी क्रम में अलग अलग होता है।
तो हम एक अलग अलग निकालते हैं। इसका क्या हो जाएगा V1 बराबर IR1, इसका क्या हो जाएगा V2 बराबर IR2 और इसका क्या हो जाएगा V3 बराबर IR3, क्योंकि I तो सब में बराबर है, प्रतिरोध अलग अलग है R1 R2 R3, प्रतिरोध क्या है अलग अलग। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तीनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, 1 2 3 को क्या कर देते हैं जोड़कर इसका मान जो है समीकरण 1 के अंदर मान रख देते हैं इसका। समीकरण 2 3 और 4 का हमने जो V1 V2 V3 का मान निकाला है वो समीकरण 1 में रख दो, तो हमने उसका मान 1 में रख दिया। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, I को कॉमन ले सकते हैं, I सब में एक जैसा है तो कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, इधर क्या है V। अब I को इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, I को इधर लाएं तो इधर आएगा भाग में, क्योंकि इधर क्या है गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में, तो यह क्या हो गया V बटे I। और V बटे I क्या होता है हमें पता है, इससे हम मान निकालें तो V बटे I, तो V बटे I हमारा क्या हो जाएगा, V बटे I बराबर R, तो ये क्या हो जाएगा V बटे I R, यानी ओम के नियम से V बटे I बराबर क्या होता है R, तो इसकी जगह हम R रख देते हैं, तो R बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध होते हैं उसका हम जोड़ कर देते हैं तो हमारा तुल्य प्रतिरोध आ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कह दो या तुल्य प्रतिरोध। अब हम यहाँ पर या तो फिर इन तीनों का योग करके लगाएं या फिर एक प्रतिरोध, हमने क्या कर दिया तीनों का योग कर दिया, अब एक प्रतिरोध इसका बना सकते हैं, ये इसका तुल्य प्रतिरोध है। तुल्य मतलब कुल प्रतिरोध बन गया, और इसका हमने बैटरी जोड़ रखी है और यहाँ पर एक कुंजी जोड़ रखी है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, श्रेणी क्रम को समझ सकते हैं। तो ये था हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। पहले आपको चित्र बनाना, परिभाषा लिखनी है, चित्र बनाना है, और यहाँ पर एक छोटा सा ये डेरिवेशन आपको करना है। इसके ऊपर हम एक सवाल करते हैं ताकि उसको अच्छे से समझ पाए। 3 प्रतिरोध आपको दे रखे हैं श्रेणी क्रम में, कौन कौन सा, 2 ओम 3 ओम और 5 ओम, ठीक है। और इसको क्या किया गया, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है इसके अंदर विभवांतर का मान कितना है, उसमें धारा का मान कितना है। तो हमने देखा R1 इसको कह दिया R2 और R3, ठीक है, और यहाँ पर V बराबर कुल कितना है 6। तो हमने यहाँ क्या कुल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। पहले कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में है, देखो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, श्रेणी क्रम में हम कुल प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, जितने भी प्रतिरोध है उनको जोड़ दो। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 प्रतिरोध है, तीनों को जोड़ दिया, R बराबर कितना आ गया 10, R बराबर 10 ओम, ये हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया। इसके बाद में हमने निकालनी है धारा का मान, तुल्य प्रतिरोध हमने निकाल लिया, धारा का मान कैसे निकालेंगे, धारा का मान I बराबर क्या होता है V बटे R, I बराबर क्या होता है V बटे R, हमने सूत्र लगाया सीधा, इसके अंदर मान रख दो। V का मान हमें पता है, ये रहा 6 वोल्ट की बैटरी है तो V का मान 6 है, और R का मान हमने निकाल दिया, तो यहाँ 6 बटे 10 तो कितना आ जाएगा 0.6 एम्पियर, हमने धारा का मान निकाला। अब प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर अलग अलग विभवांतर कितना है, इसमें कितना विभवांतर है, इसमें कितना है, इसमें कितना है, तो हम निकालेंगे। तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3, तीनों सूत्र लगाएंगे। तो हमने देखो यहाँ पर लगाया, पहले के अंदर प्रतिरोध धारा निकाली, R1 में विभवांतर V बराबर IR1, इससे हमें I का मान ये रहा, और इसमें R पहला प्रतिरोध का मान कितना है 2 VIR1। इसी तरह R2 में निकालेंगे तो V बराबर IR2, इसी तरह 3 में निकालेंगे तो V बराबर IR3, और तीनों का प्रतिरोध आ जाएगा, तीनों का क्या आ जाएगा, विभवांतर आ जाएगा। चेक करने के लिए तीनों का विभवांतर जोड़ के देख लो वापस 6 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पर कितना है 1.2 वोल्ट, यहाँ पर 1.8, 1.2 और 1.8 कितना हो गया 3, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6। तो जितना यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट अलग अलग यहाँ पर अलग अलग भागों में, 3 भागों में बंट किया है। तो इस तरीके से हम श्रेणी क्रम के सवाल कर सकते हैं। हालांकि सवाल का वीडियो आपको न्यूमेरिकल का अलग से वीडियो देंगे। दूसरा है हमारा समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध देते हैं उनका एक सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। उसमें तो होता है एक बिंदु का पहला सिरा, एक बिंदु का दूसरा सिरा तीसरे के अगले से पहले सिरे से जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है एक सभी जितने भी प्रतिरोध देते हैं उनका एक सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। देखो ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, तो ऐसे संयोजन को पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे आपको चित्र में देख रखा है, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर धारा सब में अलग अलग बहती है, इसमें कुछ अलग धारा जाएगी, इसमें अलग जाएगी और इसमें अलग जाएगी। लेकिन विभवांतर तीनों में क्या रहेगा, क्योंकि ये बिंदु और ये बिंदु तो सेम है, तो विभवांतर सब में बराबर रहेगा। विभवांतर क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और यहाँ पर हमारी बैटरी जुड़ रखी है और ये हमारी धारा बह रही है। इसमें क्या होता है, पार्श्व क्रम संयोजन में क्या होता है, पार्श्व क्रम संयोजन में धारा अलग अलग बहती है, लेकिन इसके अंदर विभवांतर क्या होता है, समान होता है। जैसे हमें वहां पर देखा था, वहां पर धारा समान थी, विभवांतर अलग अलग था, लेकिन यहाँ पर धारा अलग अलग होती है और विभवांतर समान होता है। उसी तरह का हम छोटा सा डेरिवेशन इसमें करते हैं, क्योंकि यहाँ पर धारा 3 भागों में बंट रही है, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, और ओम का नियम होता है V बराबर IR। तो हम सब में अलग अलग धारा निकालते हैं। वहां पर विभवांतर अलग अलग था तो हमने विभवांतर निकाला था। पहले प्रतिरोध में धारा कितनी होती है, I बराबर होता है V बटे R, तो यहाँ पर धारा V1 और इसमें प्रतिरोध कितना होगा R1। V तो सब में समान है,
ऐसे ही I2 में V/R2 और ऐसे I3 में V/R3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2, 3, 4 से जो मान निकाला है वो समीकरण 1 में उठा के रख दो। तो यहाँ I बराबर हो जाएगा V/R1, V/R2 और V/R3। यहाँ से ऊपर V कॉमन ले सकते हैं, V कॉमन लेते ये बन जाएगा 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। V यहाँ पर गुणा में इधर लाएंगे तो भाग में। और आपको पता है I/V क्या होता है, I/V बराबर होता है 1/R, क्योंकि R बराबर क्या होता है V/I, लेकिन ये उल्टा है तो ये 1/R, इधर भी उलट दो उधर भी उलट दो, तो ये हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो समांतर क्रम का संयोजन का यानी तुल्य प्रतिरोध निकालने का ये सूत्र है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब इनका संयोजन कर देंगे तो ये हमारा तुल्य प्रतिरोध आ गया समांतर क्रम का। तो इस तरीके से हम समांतर क्रम भी कर सकते हैं। तो समांतर क्रम आपको इस तरह से करना है। इसके बाद में हम इसके ऊपर भी सवाल देखते हैं। तो 3 प्रतिरोध है, उसी तरह दिया हुआ है 3 का प्रतिरोध समांतर क्रम में, ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा। तुल्य प्रतिरोध पूछ रखा है, कुल धारा पूछ रखी है और कुल आपको विद्युत धारा यहाँ पर पूछ रखी है, कुल धारा और प्रत्येक प्रतिरोध में धारा भी पूछ रखी है अलग अलग। तो हम वही पहले तुल्य प्रतिरोध के लिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 का सूत्र लगा के हम इसका R का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने हल करके क्या किया है, पहले 1/R आएगा, लेकिन इसका उल्टा करेंगे तो R का मान आ जाएगा, उल्टा करते R का मान आ जाएगा। ये तुल्य प्रतिरोध हो गया। अब कुल धारा निकालती है तो I बराबर V/R, कुल वोल्टेज बटे कुल प्रतिरोध, इसमें भाग दिया तो ये। अब सब में अलग अलग निकालना है। तो R1 में कितनी धारा है, R2 में कितनी है, R3 में कितनी है, तो I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2 और I3 बराबर V/I3 सूत्र लगा के हम इसका मान निकाल लेंगे। इसका आपको न्यूमेरिकल अलग से करवा दिए जाएंगे। इसी तरह का आपको तुल्य प्रतिरोध निकालने का ये एक और है कि किस तरह से हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, वो अभी हम आगे न्यूमेरिकल जब करेंगे तब इसको अच्छे से समझेंगे। ये सारा उसी तरह का न्यूमेरिकल है, हम अभी न्यूमेरिकल नहीं देख रहे हैं, हमें अभी सिर्फ टॉपिक को कवर करना है। सिर्फ अभी हमें क्या करना है, टॉपिक को कवर करना है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव यानी किसी भी उपकरण के अंदर बात करें, किसी भी उपकरण के अंदर लगातार धारा बहती है तो उपकरण गर्म हो जाता है, चाहे वो हमारा पंखा हो या कोई भी उपकरण हो जो विद्युत धारा से चल रहा है, लगातार उसके अंदर विद्युत धारा बहने से हम मोबाइल भी काफी देर तक चलाते हैं तो मोबाइल भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये सारे क्या है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव है। क्या है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। क्या होता है जरा देखिएगा, ऐसा परिपथ जिसमें बैटरी के साथ विशुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो तो स्रोत को संपूर्ण ऊर्जा उष्मा के रूप में शहीद हो जाती है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री और विद्युत गीजर में किया जाता है। क्या बात समझ में आई कि ऐसे तो हमारी ऊर्जा फालतू कम खर्च हो रही है, कुछ गर्म हो जाता है तो फालतू कम ऊर्जा खर्च हो रही है, लेकिन कई बार हम उसको ऊर्जा का जानबूझकर खर्च करवाकर उसका उपयोग करते हैं। जैसे हम विद्युत प्रेस को चलाते हैं तो प्रेस में क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा को जानबूझकर उष्मा के रूप में खर्च किया जाता है। उष्मा का मतलब जानबूझकर उसको गर्म किया जाता है। वैसे ही जब हम घर में हीटर चलाते हैं तो जानबूझ के ऊर्जा को हीटिंग में खर्च किया जाता है। ये क्या है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा से क्या बन रहा है, वहां पर ताप बन रहा है, उष्मा बन रही है। तो ये हमने यहां पर देखा कौन कौन से जो उपकरण है, विद्युत हीटर इससे चलता है, विद्युत इस्त्री और विद्युत गीजर इसी पर ही काम करते हैं। यहां पर हम देखिएगा W बराबर क्या होता है, हमने Q V बराबर देखा था, V बराबर क्या देखा था, W/Q। इससे हमने W बराबर मान निकाला है, क्या हो जाएगा V/Q। और Q बराबर क्या होता है, IT। Q बराबर हमने I बराबर देखा था Q/T, तो इससे हमने क्या किया, Q का मान निकाला तो क्या हो जाएगा IT। तो हमने यहां पर क्या किया, इस Q की जगह मान रख दिया IT। W बराबर क्या हो गया, VIT। अब VI बराबर क्या होता है, हम यहां पे देखें, यहां पे हमारा W का मान आ गया, W मान बराबर क्या गया, VIT। तो इससे हम कार्य निकाल सकते हैं, किसी का भी उपकरण के द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। अब हम क्या बात करें, किया गया कार्य किसके बराबर होता है, उष्मा। तो जितना कार्य करेंगे वो किस में रूप में हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में। यानी जितनी हम लाइट देंगे वो किसके रूप में रूपांतरित हो जाएगी, ऊर्जा के यानी उष्मा के रूप में। तो उष्मा बराबर भी हमारा क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, उष्मा की यानी हीट के। किसके बराबर, H का मतलब हीट के। तो यहां पर देखिए V बराबर क्या होता है, W/Q मैंने आपको समझाया था, यहां से ये इस सूत्र से लिया गया है, ये इस सूत्र से लिया गया है। तो यहां पर हम इसको आगे हल करें तो हम देखते हैं V बराबर क्या हो जाएगा, जैसे W बराबर VIT आता तो H बराबर क्या हो जाएगा ये। अब हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या होता है, IR। तो यहां पर हम V की जगह IR रख देते हैं तो हमारा सूत्र हो जाएगा IR। V की जगह हमने IR रख दिया और ये IT पीछे पड़ा है। अब I और I क्या हो जाएगा, I² और ये R और ये T, ये हमारा क्या आ जाएगा, उष्मा का मान। कितनी उष्मा उत्पन्न होगी इसका मान आ जाएगा। अब इसे हम उष्मा का तापीय जूल कहते हैं, उष्मा का तापीय तापन नियम, उस जूल का तापन नियम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, जूल का तापन नियम।
अब प्रतिरोध में उत्पन्न उष्मा किस किस के ऊपर निर्भर करती है? जो उष्मा है वो आई स्क्वायर के समानुपाती, इधर जो साथ साथ में गुणा में ना उनके सबके क्या है समानुपाती। अगर कोई बट्टे में होता तो उसके व्युत्क्रमानुपाती, बट्टे में तो यहां संख्या नहीं है, तो जो उष्मा है वो आई स्क्वायर यानी विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है और समय के समानुपाती होती है। यानी आई स्क्वायर का मान आप बढ़ाओगे तब भी हीट बढ़ जाएगी, उष्मा बढ़ जाएगी, या फिर आप प्रतिरोध बढ़ा दो तब भी उष्मा बढ़ जाएगी, और या फिर आप समय बढ़ा दो तब भी उष्मा बढ़ जाएगी। यानी किसी चीज को आप लगातार चलाएंगे कई घंटों तक तब भी वो गर्म हो जाएगी, या फिर उसके अंदर प्रतिरोध ज्यादा है तब भी वो गर्म हो जाएगी, और या फिर आप उसमें अंदर धारा का मान स्क्वायर में बढ़ा रहे हैं तब भी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हीट उत्पन्न करने लग जाएगी। इसके बाद में हम देखें यहाँ पे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है, क्या क्या काम आती है। तो इसके अंदर देखें, विद्युत धारा जब प्रतिरोध से गुजरती है तो उसे गर्म कर देती है। विद्युत धारा किसी भी प्रतिरोध से गुजरती है तो उसको क्या कर देती है, गर्म कर देती है। जिससे हम क्या करते हैं, जिसका उपयोग हम कैसे करते हैं, विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली और विद्युत गीजर जूल के तापन नियम पर आधारित युक्तियां हैं। ये सारे किसके ऊपर काम करते हैं, जूल के तापन नियम पर, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रतिरोध को बढ़ाकर वहां पर उष्मा उत्पन्न की जाती है। जूल का तापन नियम का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जो बल्ब का तंतु होता है ना, बल्ब जो हमारे पहले जो बल्ब आते थे येलो वाले जो बल्ब, उसके अंदर जो तंतु है वो भी इसी के ऊपर ही क्या था, आधारित था, जूल के तापन नियम पर। क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है तो ये जल्दी से पिघलता नहीं है, ठीक है। और इसका जो फिलामेंट होता है विद्युत धारा प्रवाह करने पर तप्त होकर उष्मा व प्रकाश देता है। ये इसमें बहुत ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होती है लंबे समय तक, तो ये क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और गर्म होने से उष्मा तो उत्पन्न करता ही करता है, साथ में प्रकाश भी उत्पन्न करता है। तो ये भी जूल के तापन नियम पर आधारित है। और इसके बाद में जूल के तापन नियम पर फ्यूज बनाने में भी किया जाता है। जूल का तापन नियम फ्यूज, अब फ्यूज का क्या होता है, गलनांक बहुत कम होता है, ताकि वो थोड़ा सा ही गर्म हो जाए तो ऐसी धातु का यूज किया जाता है ताकि वो थोड़ा सा गर्म होते ही पिघल जाए और सर्किट हमारा टूट जाए, यानी परिपथ टूट जाए, जिससे हमारे आगे उपकरण में नुकसान नहीं हो। तो फ्यूज भी है वो भी किसके है, जूल के तापन नियम पर आधारित है, ठीक है। फ्यूज तार ऐसी धातु मिश्र धातु का बना होता है जिसका उचित गलनांक होता है, उचित मतलब एक निश्चित गलनांक होता है। फ्यूज एक निश्चित धारा पर ही कार्य करता है। अब धारा का मान बढ़ाएंगे तो आपको पता है, धारा बढ़ाने पर हमने अभी भी देखा था कि जो हीट है वो धारा के क्या होती है, समानुपाती होती है इस करके। तो धारा का मान बढ़ाएंगे तो उष्मा बढ़ेगी। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं अगर धारा का मान निश्चित धारा पर काम करता है, उससे ज्यादा धारा बढ़ा दी तो वो और गर्म होगा और वो पिघल कर क्या हो जाएगा, वहां से सर्किट यानी टूट जाएगा। उससे अधिक धारा होने पर पिघल जाता है और धारा का प्रवाह बंद हो जाता है, जो धारा बह रही है वो बंद हो जाता है, ठीक है। इसको हम आगे समझे यहाँ पर थोड़ा सा और। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है विद्युत शक्ति। क्या है विद्युत शक्ति? विद्युत शक्ति क्या होती है, किसी परिपथ में या विद्युत द्वारा किया गया जो कार्य है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति। यानी किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा से होने की दर अर्थात कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, किसी परिपथ के द्वारा या विद्युत ऊर्जा द्वारा कार्य करने की दर है उसको हम कहते हैं विद्युत शक्ति कहते हैं। दूसरी हमारी परिभाषा है, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह करने पर प्रति सेकंड किया गया कार्य, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति। यानी कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति। यानी किया गया कार्य बट्टे समय, दर की बात करेंगे तो बट्टे में क्या आएगा, समय। यानी विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, किया गया कार्य बट्टे समय। शक्ति को हम लिखते हैं P से W, कार्य को लिखते हैं W से और समय को लिखते हैं D बराबर, यानी P बराबर W बट्टे T होता है। P बराबर क्या होता है, W बट्टे T। लेकिन W बराबर VQ रखते हैं तो यहाँ पर VQ रख के हम यहाँ से मान निकाल सकते हैं। लेकिन VQ रखेंगे तो ये Q बट्टे T बन जाएगा और Q बट्टे T क्या होता है, I होता है। तो P बराबर हमारे एक और सूत्र बन जाता है, P बराबर क्या होता है, VI बन जाता है। और ओम के नियम से VI क्या होता है, V बराबर क्या होता है, IR। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR। तो V की जगह IR रख दो, तो P की जगह ये मान रखें तो IA और IA, I स्क्वायर R होता है। P बराबर एक और सूत्र बन जाता है, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक हमने पीछे देखा था। तो तीन सूत्र बन जाते हैं P के। तो हम जिसमें भी आपको पूछे आंकिक प्रश्न पूछे तो उसके अनुसार हमें सूत्र लगाना होता है। अब यहाँ पे बात आती है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट। तो हमने देखा था विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। और जबकि यहां पर मात्रक क्या है, विद्युत शक्ति का मात्रक वॉट होता है, जिसको हम W से लिखते हैं, इसको हम V से लिखते हैं, इसको हम W से लिखते हैं। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है विद्युत शक्ति के बाद में, वो है विद्युत ऊर्जा। क्या है, लास्ट टॉपिक है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या होती है इसको हम समझते हैं, हमारा विद्युत ऊर्जा अंतिम टॉपिक है। विद्युत शक्ति के समय, विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत शक्ति और समय,
कितनी शक्ति हमारी वहां पर जल लग रही है और कितने समय तक लग रही है, इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यहां पर हमें जो समय लेते हैं वो क्या इसमें होता है, या इसका मात्रक क्या होता है, वॉट घंटा। क्या होता है, वॉट घंटा। तो हम बात करें विद्युत ऊर्जा बराबर होता है, क्या होता है, विद्युत शक्ति इंटू समय। विद्युत शक्ति हम लेते हैं किस में, वॉट में, और जबकि समय लेते हैं घंटे में। तो हम बात करें विद्युत ऊर्जा का, यहां पर 1 नंबर का प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक क्या होता है, यानी हमारे घरों में जो विद्युत ऊर्जा आती है उसका बिल जो बनता है, यानी व्यावहारिक मतलब पैसे कमाने के लिए या आपको इनकम के लिए जो आपका बिल जनरेट किया जाता है, उसमें विद्युत ऊर्जा का मान किस में होता है, तो वो होता है किलोवाट घंटा या फिर यूनिट के अंदर। इस किलोवाट घंटा को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। जो हमारा बिल आता है 20 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट, 200 यूनिट, ये होता है हमारा विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक, जिसको हम किलोवाट घंटा कहते हैं। अब 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं वो देखो। तो वॉट को पहले किलोवाट में 1 केडब्ल्यू का मतलब किलोवाट। अब किलोवाट, 1 वॉट में कितने किलोवाट, सॉरी 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1000, तो 1000 लिख दिया। अब यहाँ पे है घंटे, घंटे के हिसाब से। अब हमारा जो समय का मात्रक होता है वो सेकंड में, तो सेकंड, घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो 60 इंटू 60। तो हम यहाँ पर इसको हल करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख क्या हो जाते हैं, जूल। 36 लाख जूल। 36 लाख को हम पॉइंटों में बदले तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये कितना होता है, ये 1 किलोवाट, या फिर हम कह दें 1 किलोवाट, या फिर हम कह दें इसको 1 यूनिट का मान होता है। ये कितना होता है, 1 यूनिट। इसी के ऊपर आधारित कुछ सवाल एक छोटा सा देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये दिया कोई बल्ब 220 वोल्ट का बल्ब है, ये V का मान दे रखा है और 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा पर प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति ज्ञात करो। तो शक्ति का हमारा सूत्र क्या होता है, P बराबर VI, क्योंकि V और I दे रखा है तो VI लिखाएंगे, VI सीधा गुणा किया, हमारा उत्तर आ गया। सिंपल सा उदाहरण है, 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। और इसके बाद में एक और अगला देखते हैं। अगला सवाल में आपको क्या दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 400 वॉट के अनुमत की कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलता है। एक जो फ्रिज है वो 400 वॉट का है और 8 घंटे प्रतिदिन चलता है। आपको बताना है 3 रुपए प्रति किलोवाट की दर से 30 दिन का चलाने का कितना खर्च आएगा। तो पहले हमें इसकी शक्ति निकालनी पड़ेगी, शक्ति तो दे रखी है, हमें विद्युत ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। तो P बराबर दे रखा है विद्युत शक्ति, T बराबर समय हो गया, दर कितनी है 3 रुपए की। तो पहले हम विद्युत ऊर्जा निकालेंगे। विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, P इंटू टी, यानी शक्ति इंटू समय। शक्ति किसमें होनी चाहिए, किलोवाट में होनी चाहिए, और समय किसमें होना चाहिए, घंटे में। तो हमारी ये वॉट में दे रखी है, वॉट को किलोवाट में चेंज करेंगे, 1000 का भाग करेंगे। और ये तो आपको समय तो आपको क्या दे रखा है, घंटे में दे रखा है। कितने दिन चलता है, 30 दिन, तो हम दिन की यहाँ पर गुणा कर दी। तो 400 बटे 1000, ये 1000 तो किसमें है, किलोवाट चेंज करने के लिए, 8 इंटू 3। तो इसको हम निकालते हैं तो हमारा टोटल जो मान आता है 96, यानी 96 यूनिट हमारी ऊर्जा खर्च हुई है। अब वो कह रहा है 1 किलोवाट का, यानी 1 यूनिट का खर्च 3 रुपए है, तो कुल खर्च कितना आ जाएगा, 96 को 3 से गुणा कर दो, टोटल कितना आ जाएगा, 288 रुपए। क्या आ जाएगा, 288 रुपए। तो इस तरीके से हम विद्युत ऊर्जा के पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका जो अंकित प्रश्न है उसका आपको वीडियो अलग से दिया जाएगा ताकि आप अंकित प्रश्न को अच्छे से कर पाओ। अगर इसके ऊपर कोई अंकित प्रश्न पूछा जाता है निश्चित तौर पे आपको अंकित प्रश्न इसमें से और 10वें पाठ में से पूछा जाएगा, तो उसके दोनों के आपको चैप्टर अलग से अंकित प्रश्न मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको उम्मीद है अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जितना हो सके आपकी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।